हेलो एवरीवन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज़ द पार्ट 6। अभी तक के हमने चैप्टर में सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो सब देखा था। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल को। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, बट ओनली इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, है ना। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल. Plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. मैंने आपको अभी बोला cell wall is the outermost. देखिए होता है क्या है, प्लांट जो होते हैं वो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, है ना, हर वेदर में क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं। उस तरह का प्रोटेक्शन वो खुद को नहीं दे पाते हैं या उनकी सेल को नहीं मिल पाता है जिस तरह से एनिमल सेल प्रोटेक्ट रहती है। तो इसीलिए एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है, ताकि प्लांट सेल को वो स्ट्रेंथ देती है ना, मजबूती देती है वो। तो प्लांट सेल वॉल जो होती है वो प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। और ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, मतलब हम बोल सकते हैं सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल. देन देखें हम, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज से मिलके प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है ना। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा था, किससे मिलके बनी थी? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके, लिपोप्रोटीन जिसे हम बोल रहे थे। बट जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड बाय द सेलुलोज, मेनली सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना. एक यदि हम डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज. और ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है प्लांट को, है ना. सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इट गिव्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. देन यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है. मतलब हम जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देख रहे थे तो हमने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था. सबसे पहले थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. हमने यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट किया है, उसमें हमने सेल वॉल के बारे में भी देखा. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करनी है. तो नाउ वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक. दिस इज अ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो होता है मेनली सेंटर ऑफ द सेल सिचुएटेड होता है. जनरली हम एक पोजीशन अप्रॉक्सीमेट यदि न्यूक्लियस की मान लें तो सेल के सेंटर में आती है. और ये जो है ये क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग है ना. सेल के जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर होता है और ये जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जिस तरह से सेल की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, उसी तरह न्यूक्लियस की कवरिंग क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये टर्म याद रखिएगा. न्यूक्लियस की कवरिंग क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड. देखिए जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स थे जो कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड मटेरियल को आने जाने दे रहे थे, ठीक उसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसमें भी स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस से मटेरियल सेल में, मतलब साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस में आने जाने देते हैं. तो इट एक्सचेंज अ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. जो भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, वो किसकी हेल्प से जा रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से. अब देखिए, हम देखें यदि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड.
देखिए न्यूक्लियस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। और यदि हम उसके बाद अभी देखेंगे तो न्यूक्लियस में मिल रहे हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम किस में हेल्प करते हैं? सेल डिवीज़न में, है ना। मतलब क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेनली उनका फंक्शन क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है क्रोमोजोम सेल के अंदर, और ये जो है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। तो मेनली इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करते हैं? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम विजिबल कब होते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाली हो। सिर्फ उसी टाइम जो होते हैं वो रॉड शेप्ड क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। मैंने यहाँ आपको सिंपल ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। देखिए ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। दिस इज़ द शॉर्ट आर्म, सेंटर में जो है सेंट्रोमियर है, और ये जो है एक लॉन्ग आर्म है। जनरली क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना। इससे ज़्यादा डिटेल में अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, 9th स्टैंडर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है। शॉर्ट आर्म, देन द सेंट्रोमियर, सेंटर वाला जो पार्ट है ना, जहाँ से क्रोमोजोम हमें दो पार्ट में डिवाइड दिख रहा है। तो ऊपर वाली जो आर्म होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए उसे शॉर्ट आर्म बोला जाता है। और बीच वाली जो बीच में जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रोमियर, देन द लॉन्ग आर्म। अब हम देखें तो क्रोमोजोम कंटेंस इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। देखिए क्रोमोजोम का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से, या मैं ये बोलूँ पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में मतलब बच्चों में आते हैं, वो कैरेक्टर वो ट्रांसफ़र करता है क्रोमोजोम किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के फॉर्म में जो है क्रोमोजोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं या जो चाइल्ड होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ डीएनए। अब यदि हम सिंपली कंपोजिशन ऑफ डीएनए देखें, एक डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, तो डीएनए बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। सबसे पहले है इसमें फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, देन डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसीलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप, देन डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए की जगह आरएनए हो तो यहाँ पर डीऑक्सी की जगह राइबोज शुगर आ जाती है ओनली। बाकी दोनों जो कंपोनेंट हैं वो सेम होते हैं, बट यहाँ पर शुगर जो है डीऑक्सी की जगह सिंपल राइबोज शुगर हो जाती है। बट डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस। तो मेनली कंपोजिशन ऑफ डीएनए देखें तो डीएनए इज मेड बाय द 3 कंपोनेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस। ठीक है। अब यदि हम देखें तो क्रोमोजोम जो है वो किससे मिलके बनता है, तो बेसिकली क्रोमोजोम जो है डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बनता है। क्रोमोजोम जो है वो किससे मिलके बन रहा है? डीएनए एंड प्रोटीन से। इसीलिए जब सेल डिवीज़न होता है तो उसके पहले प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो होता है वो सेल में स्टार्ट होता है ना। आप जब हायर क्लासेस में डिटेल में सेल डिवीज़न देखेंगे, अभी भी है आपको इस चैप्टर में बट बहुत ही कम है, बट जब आप हायर क्लासेस में सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें सेल डिवीज़न से पहले जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो क्रोमोजोम जो है मेनली कंपोज्ड बाय द डीएनए एंड प्रोटीन। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। DNA molecule में वो information होती है जो कि सेल को कंस्ट्रक्ट करने और ऑर्गेनाइज, मतलब हर सेल जो होती है वो अपनी पेरेंट सेल से रिजेंबल करती है, और वो रिजेंबलेंस ने जो है वो किसके कारण होती है? DNA molecule के कारण। हम एक तरह से बोलते हैं अगर हमें फ़ोटोकॉपी करवानी है तो जो ओरिजिनल होगा उसके जैसी फ़ोटोकॉपी आती है, तो वही फ़ोटोकॉपी का काम जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स करते हैं। मतलब इनमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो पहले वाली सेल में थी, तो सेम उसके जैसी कॉपी बना के नेक्स्ट सेल के फॉर्मेशन में जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं। अब यदि हम देखें तो आगे फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए और कॉल्ड जीन्स। इन डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट मतलब मेनली कैरेक्टर कैरी कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं जीन्स। डीएनए पे जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है डीएनए का, वो क्या है? जीन। हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड
जीन, याद रखिएगा डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन्स होते हैं। इन जीन्स पे ही वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। अब इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मैंने शुरू में बोला था जो क्रोमोसोम है वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न दिखाई देता है। यदि सेल में डिवीज़न नहीं हो रहा है तो उस वक्त जो क्रोमोसोम है वो किस फॉर्म में हमें मिलेगा, क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है दरअसल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो रॉड लाइक होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, बट जो क्रोमेटिन है इट इज़ अ थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज़ विजिबल एज एंटेंगल्ड मास। एंटेंगल्ड मतलब उलझे हुए, फंसे हुए जो रहते हैं ना, इस तरह से हमें ऐसे उलझे हुए धागों का बहुत सारा, आप ऐसे देख लो पतले पतले से, उस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस में दिखाई देता है। कब, जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा हो, और जब सेल डिवीज़न होता है उस तरह ये प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर में। किसके फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो when the cell division is not occurred in the cell, then the chromosome or the genetic material or the DNA is present in the form of chromatin material। chromatin material के फॉर्म में रहेगा, ये भी याद रखिएगा। whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। अब जब सेल डिवीज़न होने वाला हो, है ना, सेल डिवाइड होने वाली रहती है, तब ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और किसके फॉर्म में आ जाते हैं, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर सेल डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, अभी न्यूक्लियस का पार्ट बचा हुआ है, न्यूक्लियस ही देखेंगे हम। न्यूक्लियस में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस और उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी डाउट और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।